नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेडिकल नॉलेज पॉइंट के ऊपर। तो जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले ऋतुचर्या अध्याय में हमने पार्ट फर्स्ट कंप्लीट किया, तो उसी को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब आज हम चलेंगे पार्ट 2 के ऊपर। तो सबसे पहले मैंने पार्ट 1 के अंदर आपको बेसिक से बेसिक पॉइंट बताए, तो उनको आशा करता हूँ कि आपको वो पॉइंट काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे। इसी को कंटिन्यू रखते हुए आज हम चलेंगे पार्ट 2 के ऊपर, जिसमें मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि आदान काल और विसर्ग काल के अंदर हमारे डिफरेंस, उनमें क्या डिफरेंसेस हैं। तो इसके लिए मैंने एक टेबल बनाई है, तो उसके थ्रू हम उनको समझेंगे, क्योंकि वो एक इम्पोर्टेंट होता है आपके ऐसे, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर वो आता ही और कई बार आया हुआ भी है, तो उसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। ठीक है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और टेबल बताऊँगा जिसके अंदर हमारे त्रिदोष वात पित्त और कफ, इन त्रिदोषों का अलग अलग ऋतुओं पर क्या इफेक्ट होता है, कि कौन से ऋतु के अंदर वात का संचय होता है, प्रकोप होता है, प्रशमन होता है। तो ये आज का लेक्चर कंप्लीट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके साथ साथ ये बेसिक पार्ट आपका कवर करेगा। ठीक है, बेसिक पार्ट कवर करेगा, तो ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आना चाहिए। यदि आपको ये पॉइंट जो मैं आज आपको बताऊंगा, यदि वो आपको याद रह जाते हैं, तो हम आने वाले नेक्स्ट जो लेक्चर है वो आपके लिए बहुत ही ईजी होंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ डिफरेंस बिटवीन आदान काल एंड विसर्ग काल। तो साथियों शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको देखिए आदान काल और सेकंड हमारा गिवन है, इसके साथ साथ अटैचमेंट करता हुआ विसर्ग काल, आदान काल एंड विसर्ग काल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर या तो आपके 5 मार्क्स का एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, एसक्यू क्वेश्चन, या फिर आपके इसके अंदर एमसीक्यू क्वेश्चन भी पुटअप हो सकते हैं। बहुत सारे चांस पॉसिबिलिटी बनती है, तो ये आपको आना चाहिए। देखिए सबसे पहले गिवन है आदान काल, जो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ा, लेक्चर के अंदर जो हमने कंप्लीट पढ़ा है, उसी को एक अलग अलग फॉर्म के अंदर एक टेबल की फॉर्म में गिवन है। तो यदि आपने इससे पहले हमारा वो वीडियो नहीं देखा है, तो प्लीज़ आप वहाँ पर जाइए और उसको देखिए। इसके बाद में ये आपको टेबल काफ़ी बहुत ही ईजी तरीके से समझ में आएगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आदान काल के अंदर गिवन है कि डिक्रीज द डाइजेस्टिव फायर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसके अंदर डाइजेस्टिव पावर कम होती है, और सबसे ज़्यादा डाइजेस्टिव पावर विसर्ग काल के अंदर इंक्रीज द डाइजेस्टिव फायर, ये हमने बता दिया था आपको। देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि सन मूविंग टूवर्ड द नॉर्थ, इसलिए इसको उत्तरायण काल भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर सन की डायरेक्शन उत्तर दिशा के अंदर चली जाती है। आगे देखिए विसर्ग काल में गिवन है कि सन मूविंग टूवर्ड साउथ, इसमें सन की डायरेक्शन साउथ डायरेक्शन के अंदर वो चला जाता है, तो इसलिए इसको दक्षिणायन काल भी बोलते हैं। ठीक है। आगे देखिए अग्नि प्राधान्य काल, ये मैंने आपको बता दिया था। यहाँ पर सौम्य काल होता है, इसको सौम्य काल भी बोलते हैं। डिब्लेटिंग पीरियड, ये बहुत ही प्यारा सा गिवन है, डिब्लेटिंग पीरियड। और यहाँ पर है स्ट्रेंथनिंग पीरियड, कि इसके अंदर मैंने आपको 3 जो ऋतु हैं उनका डिस्क्रिप्शन बताया था। इसके अंदर सबसे पहले शिशिर, सेकेंड वसंत और थर्ड ग्रीष्म। तो इन तीनों ऋतु के अंदर ह्यूमन बीइंग की स्ट्रेंथ धीरे धीरे ऊपर से नीचे जाने पर कम होने लगती है, इसलिए इसको डिब्लेटिंग पीरियड कहते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ जो ह्यूमन बीइंग की स्ट्रेंथ मिलती है वो मिलती है विसर्ग काल में, तो इसलिए इसका नाम ये गिवन है। ये आपके पॉइंट क्लियर हो गए। आगे इसको उत्तरायण काल भी कहते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, और इसको दक्षिणायन काल भी बोलते हैं। ओके, आगे देखिए इन्हीं पॉइंट को कंटिन्यू करते हुए हम आगे चलते हैं। तो इसके अंदर आगे गिवन है शिशिर, वसंत और ग्रीष्म। इनके अंदर 3 ऋतुओं का कंट्रीब्यूशन गिवन है, शिशिर, वसंत और ग्रीष्म। इसके साथ साथ इसमें वर्षा, शरद और हेमंत, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब देखिए यहाँ से एक इनमें रस वाले 2 क्वेश्चन बनते हैं। जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैंने अभी आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर समझाया था कि जो नेचुरली रूप से शिशिर ऋतु है उसके अंदर तिक्त रस प्रधान होता है, और वसंत ऋतु के अंदर कसाय रस प्रधान होता है, और ग्रीष्म ऋतु के अंदर कटु रस प्रधान होता है। सेम वे वर्षा ऋतु में अम्ल, और शरद ऋतु में मधुर, और हेमंत ऋतु में लवण। ये इनकी प्राधान्यता का क्रम है जो नेचुरली इनमें पाया जाता है। और इसमें रुक्ष गुण की डोमिनेंस होती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, यदि सनलाइट इंक्रीज होती है, तो सनलाइट इंक्रीज होती है तो उसे उष्ण प्लस रुक्ष गुण, ये दोनों इंक्रीज होते ही हैं, बढ़ते ही हैं। ठीक है। और इसके अंदर स्निग्ध गुण, क्योंकि इसके अंदर सन की डोमिनेंसी कम होने लगती है। इसके साथ साथ हम इन पॉइंटों के साथ साथ और भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आदान काल के अंदर हालांकि इसके अंदर गिवन है, लेकिन इतने बेटर तरीके से गिवन नहीं है। आदान काल के अंदर सन की डोमिनेंस होती है, और क्योंकि सन की डोमिनेंसी होने की वजह से इसके अंदर, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, उष्ण प्लस रुक्ष गुण, इन दोनों की बढ़ोतरी होती है। लेकिन इसी के साथ साथ हम बात करके चले विसर्ग काल। तो विसर्ग काल के अंदर मून, चंद्रमा का बल प्रभावी होता है, और चंद्रमा का बल प्रभावी होने की वजह से रुक्षता नहीं बल्कि स्निग्धता,
स्निग्ध, जो कि मैंने अभी आपको बताया, स्निग्ध प्रॉपर्टी बढ़ती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन था आदान काल और विसर्ग काल की ऋतुओं के बारे में, डिफरेंस बिटवीन आदान काल एंड विसर्ग काल, तो ये आपको आने चाहिए। ठीक है, तो आगे हम अगली नेक्स्ट टेबल की तरफ मूव ऑन करते हैं। देखो अब हम चलते हैं टेबल नंबर 2। टेबल नंबर 2 ये मैंने अभी आपको बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके बेसिक से बेसिक पार्ट कवर करेगी। इसके अंदर क्या गिवन है, इसके अंदर आपके वात, पित्त और कफ, इन तीनों का अलग अलग ऋतु, जो कि मैंने अभी आपको बताए थे प्रीवियस वीडियो के अंदर, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। तो इन 6 ऋतुज के अंदर वात, पित्त और कफ कौन बढ़ता है, किसका संचय होता है, कौन सा प्रकोप होता है, तो इन सभी के बारे में गिवन दिया गया है इस टेबल के फॉर्म में। तो ये आपको याद करना ही है, क्योंकि आपके एमसीक्यू के अंदर इसके क्वेश्चन आते हैं और वो डेफिनेटली आपको पुटअप होते ही हैं। तो इसका पैटर्न मैं आपको बताता हूँ, यदि आपको अभी आपको समझना है बहुत ही अच्छी तरीके से, और इसके बाद में जब मैं आपको एक एक ऋतु के बारे में बताऊंगा बहुत ही डिटेल के अंदर, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत, तब इसके बारे में और भी डिटेल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो अभी के लिए आपको क्या याद करना है, सबसे पहले सुनिएगा। शिशिर ऋतु, शिशिर ऋतु जो है वो हिंदी महीने माघ और फाल्गुन, इन दोनों के अंदर गिवन देखी जाती है। इसके साथ साथ ये जनवरी से फरवरी, इसके बीच में माघ, और फरवरी से मार्च, इसके बीच में फाल्गुन। तो आपको मोटे मोटे तौर पर ध्यान में रखना है कि ये जनवरी से मार्च के बीच में पाई जाती है, शिशिर ऋतु इसी महीने के अंदर होती है। इसमें यदि मैं आपको और भी डिटेल के अंदर जाकर बताऊं, तो जैसे कि अलग अलग टीकाओं के अंदर अलग अलग डिस्क्रिप्शन दिया गया है, लेकिन इसमें और भी थोड़ा अच्छी तरीके से देखिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक ऋतु 2 मंथ की होती है। ठीक है, इसमें देखिए जैसे अभी मैं आपको बोलूँ कि जनवरी से मार्च के बीच में, तो सर ये 3 मंथ हो गए, तो ये दो मंथ की कैसे है। देखिए इसके अंदर भी थोड़ा और भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड को गिवन है अष्टांग हृदय की बुक के अंदर, इसके साथ साथ आपकी टी सीरीज में भी एक गिवन है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या गिवन है, जैसे कि यहाँ पर 3 मंथ दिए गए हैं, लेकिन ये 2 ही मंथ की होती है। ये आपको मैं और भी एक्चुअली जाकर बताऊँ तो 22 जनवरी टू 21 मार्च, इनके बीच में इनका कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। तो ये आपको और भी अच्छी तरीके से यदि आप ध्यान में रखना चाहते हो, तो आपको 22 जनवरी टू 21 मार्च, इनके बीच में ये ऋतु देखी जाती है। हालांकि इनके नेक्स्ट आगे ऋतु का ट्रांजिशन भी होता है, तो वो आपको भी ध्यान में नहीं रखना है। आपको जो गिवन है अभी आपको वो ही ध्यान में रखना है। देखिए संचय, प्रकोप और प्रशमन, इनका मतलब समझिए। संचय जैसा कि आपको पता है कलेक्शन की, संचय का मतलब त्रिदोष, वात और पित्त और कफ, इनका संचय हो रहा है, ये बॉडी के अंदर एक्यूमुलेटेड फॉर्म के अंदर जा रहे हैं। तो ये अभी तक जहाँ तक संचय होता है तब तक ये कोई इफेक्ट शो नहीं करते हैं। ठीक है, और यदि उस पर्टिकुलर टाइम पर संचय हो जाने के बाद में ये अपना इफेक्ट शो करने लगते हैं, तो वो होता है आपका प्रकोप। ठीक है, आगे देखिए इसमें प्रशमन प्रकोप हो जाने के बाद में इनका क्षय होने लगता है, धीरे धीरे ये इनकी वात, पित्त और कफ, इनकी डोमिनेंसी कम होने लगती है, तो उसको बोलते हैं प्रशमन। तो मेरे विचार से आपको बहुत ही इजी वर्ड के अंदर मैंने समझाने की कोशिश की है कि संचय, प्रकोप और प्रशमन क्या होता है, तो ये आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। शिशिर ऋतु में मैंने अभी आपको बताया, तो इसके अंदर संचय होता है कफ का, और प्रकोप, प्रशमन किसी का नहीं होता। ये आपको ध्यान में रखना है कि शिशिर ऋतु के अंदर कफ का संचय होता है, ये आपको ध्यान में रखना अभी के लिए। ठीक है, आगे देखिए इसी क्रम के अंदर वसंत ऋतु में आपको ध्यान में रखना है कि सर वसंत ऋतु के अंदर ये देखी जाती है आपके चैत्र और वैशाख के अंदर, और ये मार्च से मई के बीच में होती है। तो इसको आप, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, तो इसको आप एग्जैक्टली कितने टाइम पीरियड में होती है वो भी आप शो कर सकते हो कि सर मार्च, तो मार्च ये 22 मार्च, क्योंकि 21 मार्च तक तो शिशिर ऋतु थी, 22 जनवरी टू 21 मार्च, तो 22 मार्च टू 21 मई, इसके बीच में आपकी वसंत ऋतु देखी जाती है। ठीक है, आगे देखिए इसमें एक बहुत प्यारा सा दिया गया है कि संचय किसका होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि इस ऋतु के अंतर्गत संचय किसका भी नहीं होता है, और इसमें प्रकोप कफ का प्रकोप होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, कफ का प्रकोप। ओके, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट ऋतु के अंदर। तो नेक्स्ट ऋतु आपकी गिवन है ग्रीष्म ऋतु। तो देखिए ग्रीष्म ऋतु ये चैत्रम से आषाढ़ के बीच में पाई जाती है और मई टू जुलाई के बीच में देखी जाती है। इसमें वात का संचय होता है, ये आपको ध्यान में रखना है कि ग्रीष्म ऋतु के अंदर वात का संचय होता है और कफ का प्रशमन होता है। वो मैं आपको बताऊंगा जब हम ग्रीष्म ऋतु पढ़ेंगे, लेकिन आप फिर भी सुन लीजिए कि ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत सनलाइट की डोमिनेंस होती है, जिसके कारण जो एक्यूमुलेटेड कफ है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर चला जाता है। तो इसलिए कफ का शमन ग्रीष्म ऋतु के अंदर होता है। ठीक है,
आगे देखिए वर्षा ऋतु इसी प्रकार से हमारी वर्षा ऋतु ये श्रावण से भाद्रपद के बीच में पाई जाती है। इसके बीच में ये जुलाई से सितंबर के बीच में होता है। इसके अंदर आपको ध्यान में ये पॉइंट रखना है कि वर्षा ऋतु के अंदर पित्त का संचय होता है, ठीक है। इसके साथ साथ में वात का प्रकोप होता है, वात का प्रकोप वर्षा ऋतु के अंदर होता है। इसी प्रकार से शरद ऋतु जो कि आपकी अश्विन से कार्तिक के बीच में होती है और इंग्लिश मंथ के अकॉर्डिंग ये सितंबर टू नवंबर के बीच में होती है। और शरद ऋतु के अंतर्गत पित्त का प्रकोप होता है, यह आपको ध्यान में रखना। पित्त का प्रकोप शरद ऋतु में होता है, यह आपको ध्यान में रखना। पित्त का प्रकोप शरद ऋतु के अंदर ही होता है, ठीक है। आगे देखिए इसी प्रकार हमारी लास्ट सीजन, लास्ट ऋतु ये हेमंत जो कि मार्गशीर्ष से पोष के बीच में पाई जाती है और ये नवंबर से जनवरी के बीच में होती है। ये इंग्लिश महीनों के अकॉर्डिंग है। आपको याद रखने वाला पॉइंट ये है कि हेमंत ऋतु के अंतर्गत कफ का संचय होता है, कफ का संचय हेमंत ऋतु के अंदर होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। कफ का संचय आपकी हेमंत ऋतु के अंदर होता है और इसके साथ साथ हेमंत ऋतु में प्रशमन होता है सर्पित का। तो ये बेसिक पार्ट है जो मैंने अभी आपको बताया, ये आपको आना ही चाहिए, क्योंकि ये आने से आपका अगले वाला लेक्चर जो मैं आपको कंप्लीट ऋतुचर्या बताऊंगा वो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएंगे। तो मैंने हर एक पॉइंट टू पॉइंट आपको बताने की कोशिश की है। आशा करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपको उस वीडियो समझ में आया है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने